क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में पाइथन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग कि जब भी अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि 3 तरीके की मेथड होती है, राइट? फर्स्ट इज इंस्टेंस मेथड, सेकंड इज क्लास मेथड एंड थर्ड इज व्हाट, स्टैटिक मेथड। तो अपन ने मेथड के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कल के सेशन में। सबसे पहले जो अपन ने स्टार्ट किया था वो इंस्टेंस मेथड के साथ स्टार्ट किया था, और वहां पे अपन ने एक कंक्लूजन निकाला था कि कब अपने को इंडस्ट्री एस्पेक्ट के हिसाब से इंस्टेंस मेथड के पास जाने की रिक्वायरमेंट है। तो अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल से काम है उस मेथड को, तो उस मेथड को अपन कैसे बनाना पसंद करेंगे? इंस्टेंस। और इससे पीछे रीजन ये था कि इंस्टेंस मेथड का जो पहला आर्गुमेंट होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है? सेल्फ। और उस पहले आर्गुमेंट को कौन पास करवाता है? पाइथन पास करवाता है, जिससे अपन उस सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो ये अपन ने डिस्कशन किया था, और यहाँ पे इवन इसके रिगार्डिंग अपन ने एग्जांपल भी देखे थे, जहां पे अपन ने इस तरीके से एग्जांपल की बात की थी। ये एक एग्जांपल देखा था अपन ने कि अपने को एक मेथड लिखना है, डिस्प्ले मेथड, जो कि स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को क्या करे? प्रिंट करे। तो अपन ने बात की थी कि रोल नंबर और नेम कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले मेथड के अंदर रोल नंबर और नेम का काम आ रहा है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का काम आ रहा है। तो अपन ने डिस्प्ले मेथड को कैसा बनाया था? इंस्टेंस मेथड। और जैसे ही आपने इसको इंस्टेंस बनाया, पहला जो आर्गुमेंट है सेल्फ, कौन पास करवाता है? पाइथन, राइट? दूसरा अपन ने एक और मेथड लिखा था ग्रेड मेथड। इसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे थे? वेदर स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे उनके ग्रेड चेक कर रहे थे, राइट? तो इस मेथड में अपने को क्या चेक करना है? मार्क्स के बेसिस पे चेक करना है, इसीलिए अपने को मार्क्स वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और मार्क्स वेरिएबल किस तरीके का है? इंस्टेंस। तो अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो अपन ने इस मेथड को कैसा बनाया था? इंस्टेंस, राइट? तो ये अपन ने डिस्कस किया था कल के सेशन में, मेथड को इंस्टेंस कब बनाना है। जो बात करते अपन आज के सेशन के स्टार्टिंग करते हैं, और बात करते अपन कहां से? क्लास मेथड से। किसी भी मेथड को क्लास मेथड कब बनाना है? अब सुनना पहले स्टेटमेंट बहुत आराम से। अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम नहीं आ रहा है, और जिस भी वेरिएबल का काम आ रहा है वो वेरिएबल कैसे है? स्टैटिक, तो उस मेथड को कैसे बनाना चाहिए? क्लास मेथड। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम नहीं आ रहा है, खाली स्टैटिक वेरिएबल का काम आ रहा है, तो उस मेथड को कैसा बनाना चाहिए? आपको क्लास मेथड बनाना चाहिए, राइट? गाइस, ऑनलाइन में किसी को वॉइस का इशू आ रहा है क्या? Anybody else facing the voice issue? Okay, now is it fine? Is it fine now? Yeah. Okay, fine then. चलते अपन आगे। So कब बनाना चाहिए अपने को क्लास मेथड? अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम नहीं आ रहा है, और जितने भी वेरिएबल का काम आ रहा है वो सारे के सारे कैसे? स्टैटिक, तो ऑब्वियसली उस मेथड को अपन कैसे बनाएंगे? क्लास मेथड। जैसे थोड़ा सा अपन इसको चेंज करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, सपोज करो मैं इस ग्रेड डिस्प्ले सबको चेंज करता हूँ, फाइन। और यहाँ पे लेट्स सी इस तरीके से अपन चलाते इसको। अपने पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है? उस क्लास के अंदर मान लो क्लास है अपने स्टूडेंट, तो देखो हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा? रोल नंबर होगा। हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा? नेम होगा। और जितने भी स्टूडेंट के पास रोल नंबर और नेम है, क्या सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। इसका मतलब रोल नंबर और नेम की वैल्यू हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। तो ऑब्वियसली अपन इसको कौन सा बनाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टर, राइट? नाउ लेट्स सपोज ये सारे स्टूडेंट एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो सारे स्टूडेंट के लिए कॉलेज का नेम सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। और अगर कॉलेज का नेम सेम है सारे स्टूडेंट के लिए, तो अपन कॉलेज को कैसा बनाएंगे? स्टैटिक वेरिएबल। सपोज करो मैं बनाता हूं सी नेम इक्वल टू, लेट्स से कॉलेज का नाम है सपोज करो कोड प्लैनेट, राइट? ओके, तो सी नेम इक्वल टू मैंने क्या लिखा? कोड प्लैनेट। क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे, कौन सा वेरिएबल होने वाला? वो स्टैटिक वेरिएबल, राइट? तो ये स्टैटिक वेरिएबल है आपका सी नेम। अब सवाल ये, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मान लो मेरे को एक मेथड लिखनी है, राइट? उस मेथड के अंदर मेरे को क्या करना है? उस मेथड के अंदर मेरे को क्या करने की रिक्वायरमेंट है? उस मेथड के अंदर मेरे को मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम प्रिंट करवाना, तो मैं इस मेथड को कैसे बनाऊंगा? इंस्टेंस, क्योंकि उस मेथड के अंदर रोल नंबर और नेम प्रिंट करवाना है, और रोल नंबर और नेम कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस। किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम है, तो कैसे बनाएंगे? इंस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेट्स से पहली मेथड में लिखता हूं डेफ डिस्प्ले सेल्फ, और इसको मैं
इसमें क्या करता है, स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम अपने को प्रिंट करवाना है, सेल्फ डॉट रोल नंबर सेल्फ डॉट नेम। ओके फाइन। अब सपोज मान लो मैं आपसे पूछता हूं मेरे को एक और मेथड लिखनी है, एक और मेथड लिखनी है, उस मेथड के अंदर मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट का कॉलेज नेम डिस्प्ले करवाना है। उस मेथड के अंदर क्या डिस्प्ले करवाना है, कॉलेज नेम। अब सवाल ये है कॉलेज नेम किस तरीके का वेरिएबल है, स्टैटिक, तो क्या उस मेथड को इंस्टेंस बनाना चाहिए, नहीं, क्योंकि उस मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम नहीं आ रहा है। उस मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल का काम आ रहा है वो कैसे है, स्टैटिक। तो मेथड को कैसे बनाओगे, क्लास मेथड, राइट। अब देखो क्लास मेथड कैसे बनाते हैं। अब क्लास मेथड बनाने के लिए पाइथन को आपको क्या देना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा। कैसे इंडिकेशन दोगे, क्योंकि मान लो आपने एक मेथड लिखी, ये वाली मेथड डेफ, और मान लो सी डिस्प्ले या कॉलेज नेम डिस्प्ले, जो मेथड का नाम देना है, और यहाँ पे मान लो मैंने मेथड लिखी। पाइथन को कैसे पता चलेगा इस मेथड को कौन सी बनाना है यूजर को, राइट, क्योंकि तीन तरीके की मेथड होती है, इंस्टेंस, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तो पाइथन को मेरे को इंडिकेशन देना पड़ेगा कि इस मेथड को मैं कैसी बनाना चाह रहा हूं, क्लास मेथड। कैसे दे सकते हो इंडिकेशन, एक चीज आपको यूज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डेकोरेटर, एट द रेट ऊपर लिखना पड़ेगा क्लास मेथड। तो जैसे ही आप ऊपर ये डेकोरेटर यूज करोगे, एट द रेट से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं डेकोरेटर। आगे चल के अपन सेपरेटली पढ़ेंगे टॉपिक डेकोरेटर, मैं बताऊंगा, इवन आप खुद का भी डेकोरेटर बना सकते हो, विल डिस्कस क्या मतलब होता है डेकोरेटर का एंड ऑल। अभी के लिए ये एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर अगर आप लगाओगे तो पाइथन को ये इंडिकेशन दे रहे हो, इसके नीचे मैं जो भी मेथड लिखूंगा वो मेथड कैसी मेथड है, क्लास मेथड। तो अब ये मेथड कैसी मेथड है, क्लास मेथड। अब आराम से देखना, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। देखो जब इंस्टेंस मेथड होती है उसका पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है, पाइथन, और वो किसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को, राइट। जो क्लास मेथड होती है उसका पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है, पाइथन, और वो किसको पॉइंट करता है, क्लास के नाम को, राइट। तो यहाँ पे पहला आर्गुमेंट जो पाइथन पास करवाएगा, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगेन सीएलएस रखना चाहिए, जिससे थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ेगी कि सीएलएस का मतलब पाइथन इसको पास करवाएगा और ये किसको पॉइंट करेगा, क्लास को पॉइंट करेगा। सेल्फ का मतलब पाइथन इसको पास करवाएगा और किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। बाकी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सेल्फ और सीएलएस कोई फिक्स नहीं है। खाली इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, जो कि क्लास के नाम को पॉइंट करेगा, राइट। दैट्स अ सीन। ओके, नाउ ये क्यों पॉइंट करता है, देखो आराम से देखना। इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट किसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस मेथड के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, और इंस्टेंस वेरिएबल निकालने के लिए क्या काम आएगा, रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि बिना रेफरेंस वेरिएबल के आप किसको नहीं निकाल सकते, इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं निकाल सकते। देखो क्लास मेथड के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टैटिक वेरिएबल की, और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लास का नाम। इसीलिए ये जो है वो किसको पॉइंट करता है, क्लास के नाम को। तो आप इसके थ्रू भी निकाल पाओगे। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा प्रिंट cls डॉट cname, cls डॉट cname, राइट। तो यहाँ पे cls किसको पॉइंट कर रहा है, क्लास के नाम को। इसका मतलब स्टूडेंट क्लास का cname स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टूडेंट क्लास का cname स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे आने वाला है, राइट। अब देखो आराम से देखना, अब वो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे बहुत आराम से। मैं मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट का, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एस इक्वल टू स्टूडेंट। देखो ऑब्जेक्ट एस इक्वल टू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बनाते क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 3। पहले वाले को कौन पास करवाएगा, पाइथन। बाकी बच कितने गए, 2। तो मैं उसको पास करवाता हूँ, जैसे रोल नंबर 1 और नेम क्या है, CST, फाइन। ओके, उसके बाद सपोज मैं कॉल करवाता हूँ किसको, डिस्प्ले मेथड को। देखो मैंने कल आपको बताया था डिस्प्ले मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस। तो कैसे कॉल करवाना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल के साथ, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल के साथ कॉल करवाओगे तभी पता चलेगा कि सेल्फ को किसको पॉइंट करवाना है, राइट। लेकिन अभी ये क्लास मेथड कैसी मेथड है, स्टैटिक। तो सॉरी, क्लास मेथड कैसी मेथड है, क्लास मेथड ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, क्लास से। तो इसको आप कैसे कॉल कर सकते हो, आप क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट क्लास, इसका नाम क्या है, सी डिस्प्ले, दैट इज फाइन। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो CLS है वो किसको पॉइंट करता है, क्लास के नाम को। इसीलिए इसको किस पे कॉल कर सकते हो, क्लास के नाम पे भी कर सकते हो। भले 5 ऑब्जेक्ट होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, CLS हमेशा किसको करेगा, क्लास के नाम को। लेकिन 5 ऑब्जेक्ट होंगे तो सेल्फ किसको करेगा, डिपेंड करेगा आप किस ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एक बार समझने की ट्राई करते हैं फ्लो किस तरीके से चलेगा यहाँ पे, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जर्व करना आराम से। तो अगर फ्लो समझने की ट्राई करें अपन, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे पहले तो एक स्टैटिक वेरिएबल है सीनेम नाम का, बना दो कॉपी। सीनेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, वैल्यू उसकी क्या है, कोड प्लैनेट। ओके, नाउ
यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, एस पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाओगे, कंस्ट्रक्टर के पास, कौन आने वाला है, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, उसके बाद ये 1 रोल नंबर में चला गया, नेम में क्या चला गया, CSD। नाउ चेक इट आउट, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू जो आपके इस रोल नंबर में पड़ी, कितनी पड़ी है, 1। ओके, देन सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है, नेम नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू जो आपके इस नेम में पड़ी, क्या पड़ा है, CSD। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, आपका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। अब देखो एस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, सेल्फ किसको पॉइंट करेगा, जिसपे ये कॉल हुई है, किस पे कॉल हुई है, एस पे, तो सेल्फ आपका पॉइंट करेगा इसको। नाउ ऑब्जर्व, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ जिसको पॉइंट करा, रोल नंबर कितना है, 1। ओके, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ जिसको पॉइंट करा, नेम कितना है, CSD। उसके बाद मेथड खत्म, उसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट डॉट सी डिस्प्ले, तो यहाँ पे सी डिस्प्ले कॉल करते हैं अपन, CLS किसको पॉइंट करेगा, क्लास नेम को, तो इसका मतलब ये ऐसा मान लो, ये किसको पॉइंट कर रहा है, क्लास के नाम को। राइट नाउ प्रिंट CLS डॉट सी नेम, क्लास के नाम पे कोई भी वेरिएबल कॉल कर रहे हो, कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, तो सी नेम स्टैटिक वेरिएबल, वैल्यू कितनी है, कोड प्लैनेट। उसके बाद ये CLS खत्म, मेथड खत्म, तो कंट्रोल यहाँ पे, प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट क्या है, 1 CSD कोड प्लैनेट। राइट, एक बार चला के देखते हैं अपन ऐसा कुछ होता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो, लेट मी ओपन द टर्मिनल, और यहाँ पे जाते हैं अपन जहाँ पे अपनी फाइल सेव है, दैट इज डेस्कटॉप, और यहाँ पे चल के अपन प्रोग्राम को चलाते, दैट इज पाइथन, और अपनी फाइल का नाम है test.py। तो क्या आ रहा है, 1 CSD कोड प्लैनेट। आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कब अपने को इंस्टेंस मेथड बनानी है, कब क्लास मेथड बनानी है। तो इंस्टेंस मेथड कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में आ रहा हो। स्टैटिक सॉरी क्लास मेथड कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम नहीं आ रहा, जो वेरिएबल काम आ रहा है वो कैसे हो, स्टैटिक। देखो फायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप चाहते तो कैसे बना सकते थे, इंस्टेंस भी बना सकते थे। इंस्टेंस बनाते तो पहला आर्गुमेंट क्या आता, सेल्फ, लेकिन इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो इंस्टेंस मेथड को जब भी कॉल करना होगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कॉस्टली होता है। अब देखो कॉस्टली मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि पैसे लग रहे हैं, राइट, कॉस्टली इन द सेंस यहाँ पे टाइम लग रहा है तो वो टाइम कॉस्टली हो गया, मेमोरी लग रहा तो वो मेमोरी कॉस्टली हो गया। तो यहाँ पे जब भी आप कभी ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपको पता है पहले क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर चलेगा, जाएगा, आएगा, तो ऑब्वियसली उसमें क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो अगर आपका काम बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, तो हमेशा अपन काम बिना ऑब्जेक्ट के करना चाहेंगे, जिससे अपने क्या बचेगा, टाइम बचेगा। इसीलिए अगर काम आपका क्लास मेथड से हो सकता है, तो आप क्या नहीं बनाओगे, इंस्टेंस मेथड नहीं बनाओगे, क्योंकि इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। और क्लास मेथड को कॉल करने के लिए आप डायरेक्ट कैसे कॉल कर सकते हो, क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हो। देखो क्लास मेथड में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको रेफरेंस वेरिएबल पे भी कॉल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, s.c डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं। CLS किसको पॉइंट करेगा, हमेशा क्लास के नाम को, राइट, क्योंकि पाइथन को पहले से ही पता है कि नीचे वाली मेथड कैसी है, क्लास मेथड, तो हमेशा CLS किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। भले आप इसको रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करो या भले आप इसको क्लास के नाम पे करो, बट रिकमेंडेड क्या इंडस्ट्री में, क्लास के नाम पे, ताकि कोई भी देखेगा तो एक, जैसे अभी कोई देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि वेदर ये इंस्टेंस है या क्लास है, क्या है, राइट, उसको ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे किया होता तो ऑब्वियसली वो समझ जाएगा कौन सी मेथड होगी, क्लास मेथड, क्योंकि इंस्टेंस मेथड को तो ऐसे कॉल कर नहीं सकते, राइट। तो इंस्टेंस को कॉल करने के लिए कंपल्सरी आपको क्या चाहिए, रेफरेंस, लेकिन स्टैटिक को कॉल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्लास नेम होगा तो भी चलेगा, रेफरेंस होगा तो भी चलेगा, बट रिकमेंडेड किस पे है, क्लास नेम पे। और इसीलिए जब तक क्लास मेथड से काम हो जाए अपन किससे करेंगे, क्लास मेथड से, राइट। अगर क्लास मेथड से नहीं होता है, कोई इंस्टेंस वेरिएबल काम में आता है, तो फिर अपने को क्या बनानी पड़ेगी, इंस्टेंस मेथड बनानी पड़ेगी, राइट। तो दैट्स द थिंग, क्लास मेथड कब बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो देखना आप पहले। हाँ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो स्टूडेंट डॉट सी नेम, दैट इज फाइन, क्योंकि क्लास के नाम के साथ कोई भी वेरिएबल है तो कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन ये CLS क्यों देता मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, क्लास का नाम बहुत बड़ा होता है, तो आपको हमेशा क्लास का नाम मतलब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ये CLS छोटा हो गया, इसलिए आप हमेशा CLS के थ्रू भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो क्लास का नाम लिखो, या फिर आपको पता है CLS हमेशा किसको पॉइंट करता है, क्लास के नाम को, तो आप CLS भी यूज कर सकते हो, यू हैव चॉइस, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्लास का नाम बड़ा है तो मैं CLS यूज करना पसंद करूँ, राइट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, पहले कुछ लिखिए, उसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल और अपन बात करते हैं। हेडिंग डालिए आप, क्लास मेथड, क्लास मेथड,
if in a method if in a method if in a method we are not using any instance variable, if in a method we are not using any instance variable, if in a method we are not using any instance variable, if in a method we are not using any instance variable, and we are using a static variable, and we are using a static variable, and we are using a static variable, then it is recommended to make that method, then it is recommended to make that method as class method. It is recommended to make that method as class method. If in a method we are not using any instance variable, and we are using a static variable, then it is recommended to make that method as class method. Second, to specify class method, we need to use at the rate class method decorator. We need to use at the rate class method decorator. To specify class method, we need to use at the rate class method decorator. Number third, first argument of class method will be automatically passed. First argument of class method will be automatically passed by Python, and it will point to class name. First argument of class method will be automatically passed by Python, and it will point to class name. Next, number 4th point, we can call class method either by using reference variable. We can call class method either by using reference variable or by using class name. We can call class method either by using reference variable or by using class name. But in real time industry, it is recommended to call class method. It is recommended to call class method by using class name. We can call class method either by using class name or by using reference variable, but in real time industry it is recommended to call class method by using class name. Fine, okay, you can just write on this example, this one. You'll get to know कि यहाँ पे अपन ने एक बार इंस्टेंस मेथड बनाया लाइन नंबर 6 पे, और लाइन नंबर 8 पे अपन ने क्लास मेथड बनाया, राइट.
ओके, लिख लिया होगा आपने। आ रहा हूँ मैं पीयूष आपके डाउट में, जस्ट अ मोमेंट। ओके फाइन। एक डाउट है, डाउट ये है कि अगर मान लो यहाँ पे जो क्लास मेथड को अपन कॉल कर रहे हैं, किस पे कॉल कर रहे हैं? क्लास के नाम पे कॉल कर रहे हैं, राइट? और क्लास के नाम पे कॉल करोगे, जो पहला आर्ग्यूमेंट है CLS, वो किसको पॉइंट करने वाला है? क्लास के नाम को पॉइंट करने वाला, राइट? अब कोई पूछ रहा है कि अगर मान लो मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल पे भी कॉल कर सकता हूँ, तो मैंने मान लो अगर रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल किया, तो क्या जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? नो, राइट? ये कैसे पता करता पाइथन? ऊपर देख के, ये आपने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है कि ये कौन सी मेथड है? क्लास मेथड। तो क्लास मेथड का जो हमेशा पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो किसको पॉइंट करेगा? क्लास के नाम को। और वो कौन पास करेगा? ऑटोमेटिक पाइथन पास करेगा, राइट? डजंट मैटर कि एक्चुअली इसको आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल कर रहे हो या क्लास के नाम पे कॉल कर रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि क्लास मेथड हमेशा किससे रिलेटेड होता है? क्लास से। ये कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। इसीलिए क्लास मेथड अपन कब बनाते हैं? अगर इसके अंदर जो वेरिएबल काम आ रहा है ओनली कैसा वेरिएबल हो? स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? क्लास से। इसीलिए उन वेरिएबल को अपन किसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं? क्लास मेथड के अंदर, राइट? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको कॉल कैसे कर रहे हो। क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट CLS होता है और ये हमेशा क्लास के नाम को पॉइंट करने वाला है, राइट? ओके पीयूष, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ गाइस, आप करें उस क्वेश्चन को। पता मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे सब हटा देता हूँ। ये आपकी क्लास है, जो भी है आपको जो करना आप यहाँ पे करना। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। सपोज मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया दिस, राइट? मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया एक और, फाइन। मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया एक और, फाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मेथड को कॉल किया। सपोज करो मैंने एक मेथड को कॉल किया, मेथड का नाम लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? कोई भी आप रख लेना मेथड का नाम, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने इसको कॉल किया, अब किस पे कॉल करना वो आप डिसाइड कर लेना, वेदर रेफरेंस वेरिएबल पे करना है, क्लास के नाम पे करना, आप पे छोड़ रहा हूँ। जैसे इस मेथड को कॉल करो ना, मैं चाहता हूँ क्या आउटपुट प्रिंट हो, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बने वो काउंट प्रिंट हो। जैसे अब तक कितने ऑब्जेक्ट बने आपके? 3।
तो जैसे इस मेथड को कॉल करो रिजल्ट कितना आना चाहिए 3। उसके बाद सपोज करो कि मैंने एक दो ऑब्जेक्ट और बनाए, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया, एक ऑब्जेक्ट मान लो मैंने और बनाया, राइट। और देन मान लो मैंने अगेन ये करने के बाद अगेन मान लो मैंने किसको कॉल किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वाली मेथड को कॉल किया, तो इस बार इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए 5, क्योंकि अब कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे वो आप डिसाइड करो। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसी मेथड बनाओगे, कौन सा वेरिएबल लोगे, कैसे हर एक ऑब्जेक्ट बनने पे उसका काउंट आप इंक्रीज करोगे, ये आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है। हिंट में दे रहा हूं 3 चीजें आपको सोचनी है। एक तो ऑब्वियसली आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें काउंट स्टोर हो, राइट। अब वो वेरिएबल कैसा लेना है, इंस्टेंस लेना है या स्टैटिक लेना है, वो आप डिसाइड करिए। दूसरा आपको एक काम करना पड़ेगा, एक कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने उस वेरिएबल का काउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए। जैसे पहले सबसे पहले काउंट कितना होगा 0, जैसे पहला ऑब्जेक्ट बना कितना हो जाएगा 1, दूसरा बना 2, तीसरा बना 3। अब इस मेथड के अंदर से वो वेरिएबल आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। इस मेथड को कौन सी बनाना है, क्लास मेथड बनाना है या इंस्टेंस मेथड बनाना है, वो आपको डिसाइड करना है, राइट। तो डू इट। आई थिंक हिंट मैंने दी आपको, कैसे करोगे वो आप देखिए एक बार। तो बहुत ही सिंपल है, जितना आपने पढ़ा उसमें से बहुत इजीली आप ये कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सोचो, बहुत इजीली कर पाओगे, आप कुछ है नहीं इसमें। अब प्रॉपर पहले वेरिएबल के बारे में सोचिए कि वेरिएबल को इंस्टेंस लेना चाहिए या स्टैटिक लेना चाहिए। देखो अपन देखते हैं, आप देखना कि आप जो सोच रहे थे वो सही है या नहीं। तो पहली बात तो ये, एक वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा जिसके अंदर काउंट आए, राइट। कि 5 ऑब्जेक्ट बने तो उसके अंदर कितना काउंट है 5। अब सवाल ये है कि उस वेरिएबल को इंस्टेंस लेना है या स्टैटिक लेना है। अब देखो, अगर आपने इंस्टेंस लिया मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की काउंट कितनी है 1, तो उसमें 1 होगा। इस ऑब्जेक्ट की काउंट कितनी है 1, उसमें 1 होगा। इस ऑब्जेक्ट की काउंट कितनी है 1, उसमें 1 होगा। क्या आपको ऐसा चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बने उसी का काउंट बढ़ता जाए, राइट। तो इसका मतलब आपको चाहिए एक ही कॉपी हो, जो भी ऑब्जेक्ट बने उसी कॉपी में उसकी काउंट क्या हो, बढ़ती जाए। जब एक ही कॉपी बनानी हो आपको तो किसके पास जाते हैं अपन, स्टैटिक वेरिएबल के पास, राइट। तो ऑब्वियसली वेरिएबल कौन सा बनाने की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक। तो लेट्स से अपन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। स्टार्टिंग में मैं एक वेरिएबल लेता हूं और स्टार्टिंग में काउंट कितनी है 0, राइट। अब देखो काउंट को कब बढ़ाना है आपको, हर एक ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे चलती है, कंस्ट्रक्टर, राइट। इसका मतलब आपको काउंट किसके अंदर बढ़ाना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कौन सी चीज चलेगी, कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्टर डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, राइट। ओके, नाउ यहां पे देखो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलने वाला है, कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर चले आपको क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है। पहले काउंट 0 था, अब काउंट कितना हो जाना चाहिए 1। तो काउंट को बढ़ाना है। अब देखो काउंट किस तरीके का वेरिएबल है, स्टैटिक। कैसे एक्सेस करोगे बोलो, क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है, क्लास के नाम पे। क्या करना है, पहले से जो इसमें वैल्यू पड़ी हो उसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो पहले से जो काउंट में वैल्यू पड़ी है उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, राइट। तो अब देखो एक बार अगर अपन प्रोसेस फॉलो करें
क्या प्रोसेस होने वाला है? देखो सबसे पहले आप ट्रेस करोगे, काउंट कितना है 0, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करो, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है? एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाओगे? कंस्ट्रक्टर के पास। जैसे कंस्ट्रक्टर के पास आए, स्टूडेंट डॉट काउंट, स्टूडेंट क्लास के काउंट स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। अगर काउंट स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ होगा तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है, और बना हुआ नहीं होगा तो नया बन जाएगा। तो ऑलरेडी बना हुआ है तो वैल्यू क्या चेंज होगी? पहले से जो वैल्यू पड़ी है, पहले से कितना पड़ा है? 0 + 1, 0 + 1 कितना हो गया? 1। किस में चला जाएगा? काउंट वेरिएबल में। तो काउंट वेरिएबल में चला गया कितना? 1। उसके बाद ये खत्म, वापस यहाँ पे अगला देखो, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। आओ वापस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आओगे, स्टूडेंट डॉट काउंट, स्टैटिक वेरिएबल काउंट की बात हो रही है। चलो ठीक है, क्या है? पहले से जो पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, इसमें चला गया 2। नाउ अगेन, उसके बाद खत्म, वापस उल्टा यहाँ पे अगेन देखो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, वापस चलते किसके पास? कंस्ट्रक्टर के पास। आओ स्टूडेंट डॉट काउंट में डालना है यहाँ पे क्या? जो पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है? 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे, अब देखो मेरे को ये मेथड बनानी है। इस मेथड का काम क्या है? ये प्रिंट करवाए कि कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, कितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ये प्रिंट करवाना मतलब क्या? प्रिंट करवाना जो इस वेरिएबल में वैल्यू वो प्रिंट करवाना, राइट। अब देखो मेथड को कैसे बनाना है वो सोचना अपने को। अपने पास अभी तक दो ऑप्शन है, दो चीजें अपन ने पढ़ी है, एक तो इंस्टेंस और एक क्लास मेथड। क्या बोला अपन ने? अगर कभी इंस्टेंस वेरिएबल का यूज हो रहा है तो कौन सी बनानी है? इंस्टेंस मेथड। और अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का यूज नहीं हो रहा है, खाली स्टैटिक वेरिएबल का यूज हो रहा है, तो कौन सी बनानी है? क्लास मेथड। अभी जो काम अपने को करवाना है, क्या काम करवाना है? इसको प्रिंट करवाना है। ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। इसका मतलब उस मेथड में ओनली कौन काम आ रहा है? स्टैटिक वेरिएबल। और जब स्टैटिक वेरिएबल काम आ रहा है तो उस मेथड को कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली क्लास मेथड, राइट। तो मैं इस मेथड को बनाता हूं यहाँ पे। यस, क्लास मेथड बनानी तो इंडिकेशन देना पड़ेगा। कैसे दोगे? @क्लास मेथड बनाओ। अब यहाँ पे डेप मेथड का नाम अपन ने ऑलरेडी पहले डिसाइड कर रखा, क्या? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट क्या होता है? CLS। कौन पास करवाता है? पाइथन। अंदर आके क्या करना आपको? प्रिंट, हाँ बोलो, CLS डॉट वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट। दैट्स ऑल, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट हियर, जैसे ही अब ये देखो कौन सी मेथड है? क्लास मेथड आपके। और क्लास मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं? आप चाहो तो रेफरेंस वेरिएबल पे कर सकते हो, आप चाहो तो किस पे कर सकते हो? क्लास के नाम पे। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे क्या रिकमेंडेड होता है आपके लिए? क्लास का नाम, राइट। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो भी ये है इसको मैं कैसे कॉल करना पसंद करूंगा? क्लास का नाम क्या मेरा? स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही इसको कॉल करोगे क्या होने वाला है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड कॉल होगा। CLS किसको पॉइंट करेगा? क्लास के नाम को। देन CLS डॉट काउंट, मतलब क्लास के नाम का काउंट, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल। और काउंट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 3। क्या प्रिंट होने वाला है? 3। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखो, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। आओ देन क्या है? स्टूडेंट डॉट काउंट में, मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल में डालना है यहाँ पे क्या? जो पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा है? 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4। उसके बाद ये खत्म, वापस उल्टा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। आओ यहाँ पे, नाउ स्टूडेंट डॉट काउंट यहाँ पे डालना है क्या? जो पहले से पड़ा, पहले से कितना पड़ा है? 4, 4 + 1 कितना हो गया? 5। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगेन कौन सी मेथड है? क्लास मेथड। कैसे कॉल करना चाहिए? क्लास के नाम पे। तो मैं इसको क्लास का नाम क्या अपना? स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। नाउ चलाते यहां से, CLS किसको पॉइंट करेगा? क्लास के नाम को। क्लास के नाम वाला काउंट मतलब काउंट स्टैटिक वेरिएबल। काउंट स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 5। क्या प्रिंट होने वाला है? 5। उसके बाद ये मेथड खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है? खत्म। आउटपुट इज व्हाट? 3 और 5। जब इस बार कॉल करवाया था यहाँ पे तो आउटपुट कितना आया? 3, क्योंकि तब तक कितने ऑब्जेक्ट थे? 3। नाउ यहाँ पे जब कॉल करवाया है तो आउटपुट कितना आया? 5, क्योंकि यहाँ तक कितने ऑब्जेक्ट हो चुके हैं? 5, राइट। एक बार चला के देखते हैं कुछ ऐसा ही चलता है या नहीं। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। नाउ ये प्रोग्राम, और देन मैं एक बार कंसोल क्लियर करता हूँ। जैसे आप चलाओगे देखो, पहली बार में क्या आ रहा है? 3, और दूसरी बार में क्या आ रहा है? 5। मतलब जैसा अपन ने सोचा था, एज एक्सपेक्टेड, उस तरीके से चल रहा है। देखो कैसे डिसीजन लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी अपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आपको हर एक मोमेंट पे डिसीजन लेना होगा। डिसीजन लेने का पैटर्न ये है। देखो यहाँ पे कितने डिसीजन अपन ने लिए। अपने को एक वेरिएबल बनाना था, कौन सा वेरिएबल? काउंट। तो पहले अपने को ये सोचना था कि कौन सा बनाना है इसको, इंस्टेंस या स्टैटिक। कैसे डिसीजन लिया अपन ने? एक ही कॉपी होनी चाहिए
जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसमें क्या होना चाहिए, चेंज। तो एक ही कॉपी बनानी तो क्या बनाया अपन ने इसको, स्टैटिक। उसके बाद अपन ने बात की हर एक ऑब्जेक्ट जब बने तो उसका काउंट बढ़ना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक ऑब्जेक्ट पर चलती है, कंस्ट्रक्टर। इसीलिए काउंट बढ़ाने वाला लॉजिक अपन ने किसके अंदर लिखा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर अपना बात आई कि एक मेथड बनानी है जो प्रिंट करवाए कि कितने ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में पड़ा है, काउंट में। और काउंट कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। अगर किसी मेथड में खाली स्टैटिक वेरिएबल काम आ रहा है तो उस मेथड को कैसे बनाऊंगा मैं, क्लास मेथड। इसलिए मैंने मेथड को कैसे बनाया, क्लास मेथड। तो इस तरीके से आपको लेवल बाय लेवल अपने डिसीजन लेके चलने। अब देखो इवन मैंने आपको कल के सेशन में बात की थी कि क्लासरूम स्टैंडर्ड में फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहो तो इसको क्या बना सकते हो, इंस्टेंस मेथड भी बना सकते हो, बट उससे फर्क क्लासरूम स्टैंडर्ड में नहीं बट रियल टाइम इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस पे, राइट। इसीलिए ये डिसीजन क्रिटिकल होते हैं, खास करके आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करोगे, राइट। और इसीलिए अगर इंटरव्यू एस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि इंस्टेंस कब बनानी चाहिए, क्लास कब बनानी चाहिए, स्टैटिक कब बनानी चाहिए। खास करके फ्रेशर लेवल पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी तक आपने रियल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं है, तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि कब अपने को क्लास बनानी चाहिए, कब इंस्टेंस बनाना चाहिए, कब स्टैटिक बनाना चाहिए। बट आपको आंसर किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये पूछा जाए कि पाइथन में कितने तरीके की मेथड होती है, तो आपका आंसर देने का पैटर्न ये होना चाहिए, पाइथन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 3 तरीके की मेथड होती है, इंस्टेंस, क्लास एंड स्टैटिक। अगर किसी मेथड में सारे इंस्टेंस वेरिएबल काम आ रहे हैं, कौन सी बनानी रिकमेंडेड होती है, इंस्टेंस। 101% अगला क्वेश्चन आपसे ये आएगा, ऐसा क्यों, राइट। मतलब अगर आपने ये बात कर दी तो अगला क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, कि अगर सारे इंस्टेंस वेरिएबल है तो इंस्टेंस बनानी चाहिए। तो फिर आप आंसर दोगे क्या, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, सेल्फ। कौन पास करवाता है, पाइथन। किसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। उससे फायदा क्या है, मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करना होगा तो किससे कर दूंगा, सेल्फ से। दैट्स द एडवांटेज। दैट्स व्हाई एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम आ रहा तो कौन सी बनानी है, इंस्टेंस। देन सेकंड, अगर एक भी इंस्टेंस काम नहीं आ रहा है, सारे स्टैटिक आ रहे हैं, तो कौन सी बनाऊंगा, क्लास मेथड। आंसर है क्यों, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम चाहिए, और क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है, पाइथन, जो कि किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। बनाने को मैं इसको इंस्टेंस भी बना सकता था, लेकिन अगर इंस्टेंस बनाऊंगा कॉल करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि कॉस्टली होता है। अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, क्लास के नाम से भी कर सकता हूँ, राइट। तो पैटर्न होता है आपके आंसर देने का तरीका डिसाइड करेगा, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे बहुत सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट आपको आंसर किस तरीके से करना है, जिससे डजंट मैटर कि आप कितने लोगों की क्राउड में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप 100 लोग, 1000 लोग में, आपका आंसर एक ही आंसर सफिशिएंट होगा सामने वाले को ये रियलाइज करवाने के लिए कि क्लासरूम स्टैंडर्ड पे नहीं, आप एक एक चीज को इंडस्ट्री लेवल पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कौन सा डिसीजन किस मोमेंट पे आपको लेना है, राइट। और सबसे क्रिटिकल चीज होती है एक्चुअली डिसीजन लेना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे किसी कंपनी में ना, आप ऑब्जर्व करो हायरार्की, जब स्टार्टिंग में जाओगे कौन सी पोजीशन पे जाओगे, डेवलपर। जहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, कोड लिखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब डेवलपर से प्रमोशन कहां पे होता है आपका, डेवलपर से प्रमोशन होगा थोड़े टाइम के बाद आप टीम लीडर बनोगे ऑब्वियसली, राइट। अब एक बात सुनना, देखो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा ना, आप कितने घंटे कोड करते हो कंपनी में वो कम होता जाएगा, राइट। जैसे डेवलपर लेवल पे जाओगे, मान लो 8 घंटे 9 घंटे की आपकी जॉब है, पूरे 9 घंटे आपको कोड ही करना है और कुछ काम है ही नहीं। बट जैसे टीम लीडर पे जाओगे ना, ये 9 घंटे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना फर्क आ जाएगा। तो अब देखो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका सीटीसी बढ़ रहा है, राइट। लेकिन जैसे जैसे आपका सीटीसी बढ़ रहा है ना, आपका कोड कम हो रहा है। तो कोड की वैल्यू नहीं है एक्चुअल में, अगर कोड की वैल्यू होती कोड लिखने की ना, तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है आपका कोड लिखने का टाइम बढ़ता जाता है, बट वो उल्टा होता है। फिर आपको खाली क्या करना है, डिसीजन लेना है, क्या करना है, और वो डिसीजन कन्वे करना है किसको, डेवलपर को। तो ऑब्वियसली किसी को भी मैंने बता दिया कि ऐसा करना है, एक काम करो, क्लास मेथड लेके काम कर दो, कोई भी कर देगा, सबको पता है। बट बात यह है कि कब क्लास लेना है, कब इंस्टेंस लेना है, राइट। और ये डिसीजन लेने वाला हमेशा ही आपसे ऊपर होने वाला है। इसीलिए आप खाली कोड कर सकते हो, आप अच्छे डेवलपर की कैटेगरी में जरूर जाओगे, बट देन हमेशा आपको इश्यू आएगा जब भी आपको आगे प्रमोट होना होगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एक्चुअल में, वो डिसीजन वाली कैपेबिलिटी आप में नहीं है, आप मैनेजमेंट वाली पोजीशन पे नहीं जा सकते। और जब तक आप मैनेजमेंट वाली पोजीशन पे नहीं जाओगे, आपका इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन वो बहुत नॉर्मल लेवल का इंक्रीमेंट होने वाला। जब आपकी पोजीशन चेंज होगी तो इंक्रीमेंट रैपिड, डबल, ऑलमोस्ट डबल मान लो आप, कि डेवलपर से टीम लीडर जाओगे, ऑलमोस्ट into 2 तो आप कर ही लो कम से कम। और ऐसे आपका इंक्रीमेंट होगा तो ईयरली 10% 20% जो भी पॉलिसी होती है वॉट, राइट। और अगर आप टीम लीडर से मैनेजर पे जाओगे, प्रोजेक्ट मैनेजर पे, आराम से into 2 कर लो आप इसको। तो रैपिड क्राइटेरिया यही है, और उसमें मैटर यही करता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, राइट। तो अगर
कोई आपका इंटरव्यू पर्सन है, वो इंटरव्यू ले रहा है, फ्रेशर लेवल पे ये दिखा सकते हो कि आप इस तरीके से सोच रहे हो, देन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला। लेकिन कोई आपसे फ्रेशर पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इस तरीके से आंसर दोगे, आपको लेके खुद को जाना पड़ेगा, उसको वो फील करवाना पड़ेगा कि हाँ आप क्लासरूम नहीं, आप इंटरनल जानते हो कि चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, राइट। तो अगेन मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इंस्टेंस कब, अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल हो तो, क्लास मेथड कब, अगर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हो, सारे के सारे कौन से वेरिएबल हो, स्टैटिक, तो फिर अपन किसके पास जाएंगे, क्लास मेथड के पास। चलते अपन तीसरी कैटेगरी के पास। तीसरी कैटेगरी, हाँ बोलो, कुछ भी लिख सकते हो ऑब्वियसली, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ये चीज गाइस। सेल्फ क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। सेल्फ खाली पहला आर्गुमेंट जो पाइथन पास करवाएगा, मैं इसकी जगह मेरा नाम लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्गुमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। सेम ईयर CLS क्लास के नाम को पॉइंट करता है, पहला आर्गुमेंट जो कौन पास करवाता है, पाइथन, मैं मेरा नाम लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। जैसे फॉर ए सिंपल थिंग ना, यहाँ पे अगर आप CSD करो कोई दिक्कत नहीं, इट इज CSD। यहाँ पे इवन आप सेल्फ, वैसे काम आ भी नहीं रहा और काम आएगा तो भी आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी मेरा नाम लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो दिस इज फाइन। इवन आप चलाओगे आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आना। देखो अभी भी कितना आ रहा है, 3 और 5। तो खाली बात इतनी सी है कि इंस्टेंस मेथड का जो पहला आर्गुमेंट है वो पाइथन पास करवाता है, और वो करता क्या, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट पाइथन पास करवाता है, करता क्या है, क्लास के नाम को पॉइंट करता है। अब जब इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो ना, तो फिर आपको ये सेल्फ लिखना चाहिए, खाली इससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी। कोई तीसरा पर्सन आपका कोड रीड कर रहा है तो सेल्फ देख के वो समझ जाएगा, इसको ऑटोमेटिक कौन पास करवाएगा, पाइथन। बट आपने अपना नाम लिख रखा है, तो फिर अगर उसको नॉलेज होगा तभी उसको पता चलेगा, अदरवाइज उसको लगेगा एरर आएगी या कुछ होगा, तो थोड़ा रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, डाउन होने वाली है। इसीलिए नाम यहाँ पे सेल्फ लिखोगे, जैसे यहाँ पे CLS लिखोगे, किसी को भी पता है ये कौन पास करवाएगा, पाइथन, और ये किसको पॉइंट करेगा, CLS मतलब क्लास के नाम को पॉइंट करेगा। बट यहाँ पे आपने कुछ और लिखा तो मे बी वो कंफ्यूजन क्रिएट करे, इसलिए लिखना हमेशा ये चाहिए, रिकमेंडेड ये होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, बट लिख आप कुछ भी सकते हो, कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट है नहीं। बना सकते हो इसको, ये डेकोरेटर चेंज करना पड़ेगा, मैं भी आ रहा हूँ। ओके, अभी फिलहाल क्या एक और अपन मेथड पढ़ते, तीसरा मेथड, एंड दैट इज व्हाट, पहला मेथड कौन सा था अपना, इंस्टेंस, दूसरा मेथड कौन सा था, क्लास मेथड, एंड नाउ तीसरे मेथड के पास चलते, दैट इज व्हाट, स्टैटिक मेथड। उसके बाद अपन तीनों को कंबाइन करेंगे। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है समझने की ट्राई करते हैं। देखो अगर रिलेट करते हो चलना, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम आ रहा है, कौन सा बनाओगे, इंस्टेंस। अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस काम नहीं आ रहा है, सारे के सारे स्टैटिक काम आ रहे हैं, कौन सा बनाओगे, क्लास। अगर किसी मेथड के अंदर न तो कोई इंस्टेंस और नहीं कोई स्टैटिक, दोनों में से कोई भी काम में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मेथड को कौन सा बनाओगे आप, स्टैटिक, राइट। ऐसे कौन से मेथड होंगे मैं बताता हूं आपको। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट हियर, मान लो आपको, चलो ये सारा हटा देते हैं अपन, मान लो आपको एक मेथड बनानी है, राइट। वो मेथड क्या करे, यूजर 2 नंबर देगा, उन दोनों नंबर का क्या करे, सम करे। अब यूजर 2 नंबर देगा, दोनों नंबर का क्या करवाना है, सम करवाना है। मतलब मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूं, देखो डेफ एड, लेट्स से एनयूएम फर्स्ट एनयूएम सेकंड, यहाँ पे दोनों नंबर कौन देगा, यूजर, और मेरे को इसको क्या करवाना है, सम करवाना है। लेट्स से मैं इसको कॉल करता हूं, कैसे कॉल करूंगा, एड, मैंने क्या पास करवाया 10 एंड 20, तो मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, 30। देखो जो मैंने पास करवाया पहला किस में चला जाएगा, एनयूएम 1 में, दूसरा किस में चला जाएगा, एनयूएम 2 में। देखो और ये इसके अंदर क्या कर रहा है, देखो प्रिंट NUM1 प्लस NUM2, सिंपल, राइट। दोनों नंबर को क्या करवा रहा है, सम करवा रहा है। तो आराम से देखना, इस मेथड ने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज किया नहीं, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो लिखते हैं वो कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सेल्फ से या ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, आपको पता है। स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्लास के नाम से, या डायरेक्ट में अगर यहाँ पे लिखता कोई वेरिएबल तो वो कौन सा होता, स्टैटिक वेरिएबल। बट ये जो मेथड के अंदर लिखते हैं आर्गुमेंट में, कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो इस मेथड के अंदर कितने वेरिएबल काम आ रहे हैं, 2, दोनों के दोनों कौन से वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। तो फिर बेटर है इस मेथड को कैसे बनाओ आप, स्टैटिक, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई इंस्टेंस काम आ रहा है, ना इसके अंदर कोई स्टैटिक काम आ रहा है। अगर किसी मेथड के अंदर कोई इंस्टेंस या स्टैटिक काम नहीं आ रहा है, तो आप कौन सी बनाओगे इस मेथड को, ऑब्वियसली स्टैटिक मेथड। अब देखो सवाल ये है, पाइथन कैसे समझेगा कि ये आपकी मेथड जो है वो कौन सी मेथड है, स्टैटिक। देखो पाइथन कैसे समझेगा, एक्चुअली पाइथन को अगर आपको हिंट देना है कि इस मेथड को कैसे ट्रीट करना है, स्टैटिक, तो अगेन आपको एक डेकोरेटर लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, और उस डेकोरेटर का नाम होता है @स्टैटिक मेथड। अब जैसे ही @स्टैटिक मेथड लगाओगे एक्चुअली, तो पाइथन इस मेथड को कौन सी मेथड बनाने वाला है, स्टैटिक मेथड, राइट। अब देखो इससे क्या है, अगर आपने @क्लास मेथड लगाया होता तो पाइथन इसको कौन सी बनाता, क्लास मेथड। और अगर पाइथन ने क्लास मेथड बनाया होता
पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाता? पाइथन। बट जैसे आपने @static मेथड लगाया, पाइथन इसको कौन सी बनाएगा? स्टैटिक। और अगर पाइथन ने इसको स्टैटिक बनाया है तो एक भी आर्ग्यूमेंट पाइथन पास नहीं करवाएगा। द रीजन इज, देखो अगेन एक चीज को रिलेट करो, जब इंस्टेंस में पाइथन कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करवाता है? सेल्फ। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस के अंदर आपको किससे काम होता है? इंस्टेंस वेरिएबल से। और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं? सेल्फ के थ्रू, राइट। क्लास मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करवाता है? CLS। क्योंकि क्लास मेथड में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टैटिक वेरिएबल की। उसको आप किससे एक्सेस कर सकते हो? CLS से। स्टैटिक में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं, न तो आपको इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, नहीं आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट है, तो पाइथन कुछ भी पास नहीं कर पाएगा। आपने अगर यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, दोनों किसको देने पड़ेंगे? आपको ही देने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूं, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब देखो, क्या स्टैटिक मेथड किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी मेथड होती है? जो किसको काम करे? इंस्टेंस वेरिएबल को। तो क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल के साथ काम कर रही है? नहीं। इसका मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? नहीं। तो इसका मतलब इसको कैसे कॉल कर सकते हो आप? क्लास के नाम पे कॉल कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट एड 10,20। देखो ऑब्जर्व करना बहुत आराम से, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, कैसे कॉल कर सकते हो? देखो यहाँ पे इस मेथड को कॉल करोगे आप, ये 10 किस में चला जाएगा? NUM1 में। ये 20 किस में चला जाएगा? NUM2 में। और यहाँ पे 10 + 20 आउटपुट क्या प्रिंट होगा? 30। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ आता है या नहीं, फिर अपन बहुत सारी इस पे चीजें देखते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लेट मी क्लियर द कंसोल, एंड जैसे आप इसको चलाओगे आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 30। देखो अगर यही मैं इसको क्लास मेथड कर दूं, चलो आप मेरे को बताओ इस केस में क्या क्या आउटपुट आने वाला है? अगर मैं इसको क्लास मेथड कर दूं, आउटपुट क्या आने वाला है? देखो अगर मैं इसको क्लास मेथड कर देता हूं ना, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये कितने आर्ग्यूमेंट आपने लिख रखे? 2, राइट। 2 में से पहला तो कौन पास करवाएगा? पाइथन। बचा कितना? 1। और आप यहां से वैल्यू कितनी दे रहे हो? 2। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो क्योंकि क्लास मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन पास करवाएगा, तो फिर यहाँ पे इशू होने वाला है, क्योंकि आप जितने दे रहे हो उतनी जगह ही नहीं। ये देखो ये बोल रहा है एड टेक 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है? 2। दिए कितने आपने? 3। 3 कैसे दिए? 2 तो आप दे रहे हो और एक ऑटोमेटिक कौन देगा? पाइथन। तो टोटल कितने हो गए? 3। जबकि आपने यहाँ पे कितने लिख रखे? 2 ही लिख रखे। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। जैसे आप इसको स्टैटिक करोगे, अब पाइथन कुछ नहीं देने वाला, तो 2 मांग रहा है, आप 2 दे रहे हो, इट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो कब जाके अपने को स्टैटिक, देखो कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा आराम से देखना, क्योंकि स्टैटिक नाम सुन के ऐसा लगता है कि अगर मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का काम होगा तो कौन सी बनानी है? स्टैटिक। जबकि उल्टा एक्चुअली, अगर मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का काम होगा तो कौन सी बनानी है? क्लास मेथड। और मेथड में किसी का काम नहीं होगा तो कौन सी बनानी है? स्टैटिक मेथड, राइट। तो स्टैटिक मेथड को एक्चुअल में कोई भी इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल से काम नहीं होता, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, तो मेरे को खाली एक चीज यहाँ पे कंक्लूड करनी है। अगर आपको इंस्टेंस मेथड बनाना है, कोई भी डेकोरेटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्लास मेथड बनाना, कौन सा डेकोरेटर होगा? @क्लास मेथड। अगर आपको स्टैटिक मेथड बनाना, कौन सा डेकोरेटर? @स्टैटिक मेथड, राइट। इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट सेल्फ पाइथन पास करवाएगा, यहाँ का पहला आर्गुमेंट CLS पाइथन पास करवाएगा, यहाँ का कोई भी आर्गुमेंट पाइथन पास नहीं करवाएगा, राइट। इतना तो अपने को पता है। अब सवाल ये है, अगर मैं आपसे थोड़ा और हायर लेवल पे जाऊं, जहाँ पे थोड़ा और एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू में जाओ अगर आप, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे 2 डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट है। कौन सा? क्लास मेथड बनाने के लिए कौन सा डेकोरेटर? @क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए कौन सा डेकोरेटर? @स्टैटिक मेथड। क्या बिना डेकोरेटर के आप क्लास मेथड नहीं बना सकते? अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं, क्या बिना डेकोरेटर के आप स्टैटिक मेथड नहीं बना सकते? मैं क्वेश्चन अगर आपसे ये करूं, तो दोनों का आंसर क्या है थोड़ी देर में अपन देखते हैं। और पहले आप एक काम करो, एक पॉइंट लिख लो फटाफट, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कीप्स राइटिंग स्टैटिक मेथड एंड डालो स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, if we are not using any instance or static variable, if we are not using any instance or static variable, if we are not using any instance or static variable inside a method, if we are not using any instance or static variable inside a method, then it is recommended to make that variable, then it is recommended to make that method as static method. Then it is recommended to make that method as static method. If you are not using any instance or static variable inside a method,
then it is recommended to make that method as static method. Then it is recommended to make that method as static method. Right? Second point लिखो. We can create a static method. We can create a static method in Python. We can create a static method in Python by using. We can create a static method in Python by using @static method decorator. We can create a static method in Python by using @static method decorator. फाइन, ओके. देन मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे और बताता हूँ. देखो, स्टैटिक मेथड को जब कॉल करना होता है तो एक तो आप कैसे कॉल कर सकते हो इसको, क्लास के नाम पे कॉल कर सकते हो जैसे आपने किया. इवन आप इसको रेफरेंस वेरिएबल पे भी कॉल कर सकते हो. आप चाहो तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ. एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने यहाँ पे, राइट, एंड देन इस रेफरेंस वेरिएबल पे आपने कॉल कर दिया s.add ऑफ 10,20. बात वही है, इसकी वजह से भी ये मेथड चलने वाली है और वैल्यू कितनी आने वाली है 30, राइट. तो स्टैटिक मेथड को भी जैसे क्लास मेथड को भी आप दोनों तरीके से कर सकते थे ना, क्लास के नाम पे या फिर रेफरेंस वेरिएबल पे. यहाँ पर भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो. पहले वाले में भी क्या आ रहा है 30, दूसरे वाले में भी क्या आ रहा है 30. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये करूं आपसे, किसके थ्रू करना चाहिए इसको, क्लास नेम के थ्रू या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, क्लास नेम के थ्रू. द रीजन इज क्योंकि देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमेशा कॉस्टली होता है, तो ऑब्जेक्ट जहां तक अवॉइड हो सके आपको अवॉइड करने की रिक्वायरमेंट है, राइट. पहला रीजन. दूसरा, अगर आपने ऐसे कॉल किया है, कोई भी इसको देख के कंफ्यूज हो सकता है कि वेदर ये इंस्टेंस है या फिर स्टैटिक है. लेकिन अगर आपने इसको क्लास के नाम के थ्रू कॉल किया है तो फिर वो उसको क्या ट्रीट करेगा, स्टैटिक ट्रीट करेगा, राइट. तो डेफिनेटली रिकमेंडेड हमेशा क्या होता है, क्लास का नाम, लेकिन करने को आप इसको रेफरेंस वेरिएबल से भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट. जस्ट राइट इट डाउन. लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पे. we can call static method either by using class name, or by using reference variable, but it is recommended to call static method by using class name. It is recommended to call static method by using class name. We can call static method either by using class name or by using reference variable, but it is recommended to call static method by using class name. But then you can just mention this example. आप example mention कर सकते हो यहाँ पे. Then हम further discuss करते हैं. Just mention this. Okay, fine. Next,
देखो यहाँ पे देखना, देखो डिसीजन इतने क्रिटिकल क्यों होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखो जैसे सपोज अगर आपको 2 नंबर का सम करना है, राइट, मान लो एक मेथड बनानी थी, कुछ जरूरी नहीं कि आप इसको स्टैटिक बनाते, आप इसको इंस्टेंस बनाते तब भी आपका काम चल सकता था, रिजल्ट तब भी सेम आता। जैसे कैसे, देखो ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ सपोज, अगर इसको मैं हटाता हूँ, राइट, और यहाँ पे अब ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या लिखा, सेल्फ, और देन मैंने इसको ऐसे कॉल करवाया, क्योंकि ये कौन सी मेथड में बनाना चाह रहा हूं इसको, इंस्टेंस, तो इंस्टेंस बनाऊंगा तो इंस्टेंस को कैसे कॉल करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल पे। देखो मैंने कॉल किया ऐसे, देखो क्या होने वाला, ऑब्जेक्ट हियर, इससे क्या इंपैक्ट आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐड मेथड को कॉल किया अपन ने, ऐड मेथड को कॉल किया, पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, एस वाला, तो सेल्फ आपका इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद num1 में जो आपने पास करवाया कितना, 10, num2 में जो आपने पास करवाया कितना, 20, अंदर आके आप num1 प्लस num2 कर रहे हो, 10 प्लस 20 कितना प्रिंट हो जाएगा, 30। उसके बाद ये मेथड खत्म, इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, आउटपुट इज व्हाट, 30। देखो पिछली बार भी आउटपुट 30 था, इस बार भी आउटपुट 30 है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। राइट, अगर आप इसको चलाओगे इस बार भी आउटपुट क्या है, 30 है। बट अगर देखो रिजल्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे, आप क्लासरूम पे कोड कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो खाली रिजल्ट चाहिए था कितना, 30। वो आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हो, वो अभी तो पिछली बार इसको क्या बनाया था अपन ने, स्टैटिक, वैसे भी आप जनरेट कर सकते हो, राइट। बट एक्चुअली अब देखो पिछली बार के परफॉर्मेंस और इस बार के परफॉर्मेंस में बात करोगे ना, तो जरूर डिफरेंस है। क्योंकि देखो इस बार पता आपको क्या हुआ है, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद ये गया, कौन आया, सेल्फ आया, जो कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। देखो इसका कोई यूज नहीं, इस सेल्फ को अपन ने कहीं यूज लिया ही नहीं। क्यों, क्योंकि सेल्फ को यूज कब लेते, अगर इसके अंदर किसी इंस्टेंस वेरिएबल से काम पड़ता, जो कि पढ़ ही नहीं रहा आपने, लेकिन फिर भी वो सेल्फ आया, पाइथन ने इसको पॉइंट करवाया, जो कि यूजलेस है। लेकिन ये सब कुछ होने में क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली इस मेथड को चलने में टाइम लगा, वो कैलकुलेट करोगे, एक पिछले स्टैटिक मेथड को चलने में टाइम लगा, वो कैलकुलेट करोगे, इसका टाइम 100% ज्यादा आने वाला। तो इंटरनली परफॉर्मेंस वाइज ये गलत है, राइट। लेकिन आउटपुट देखोगे तो पिछली वाले का भी कितना आ रहा था, 30, इस वाले का भी कितना आ रहा है, 30। देखो यही मैटर करता है एक्चुअली। अगर जैसे आपको ये 2 नंबर को ऐड करना था, और अगर मान लो स्टैटिक बनाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तब तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा नहीं करोगे तो क्या आएगी, एरर। बट यहाँ पे नहीं बनाओगे तब भी रिजल्ट आ रहा और कोई एरर नहीं आ रही। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके जो डिसीजन होते हैं वो ज्यादा क्रिटिकल बनते हैं, कि आउटपुट तो आ रहा है बट क्या वो एफिशिएंट वे है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये एफिशिएंट वे नहीं है अगर मेरे को ये काम करना होता, राइट। इसका एफिशिएंट वे कौन सा था, स्टैटिक मेथड ही था, क्योंकि जिन 2 वेरिएबल से मेरे को काम पड़ रहा है, ना तो कोई इंस्टेंस है और नहीं कोई स्टैटिक है, राइट। चलो अब अभी को क्वेश्चन पे आते हैं अपन, थोड़ा और हायर लेवल पे चलते हैं, बात करते हैं अपन वापस। अगर मैं पुराने पे चलूं तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, राइट, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है ना, आराम से देखना है। ये कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड। सवाल ये है, क्या स्टैटिक मेथड बनाने के लिए ये जो डेकोरेटर अपन ने लिख रखा है वो कंपलसरी अपने को चाहिए, या फिर इसके बिना भी अपन स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। एक बार इससे पहले अपन ने कौन सी मेथड बनाई थी, क्लास मेथड, तो क्या उसके लिए वो डेकोरेटर जरूरी है या फिर इसको हटा सकते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं, अगर आपको क्लास मेथड बनानी है, देयर इज नो ऑप्शन, कंपलसरी आपको @क्लास मेथड डेकोरेटर को यूज करना पड़ेगा। इससे ही पाइथन को ये इंडिकेशन जाने वाला है कि नीचे वाली मेथड को यूजर कौन सी मेथड बनाना चाह रहा है, क्लास, और पाइथन ऑटोमेटिकली उसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करवाएगा, जो कि क्लास के नाम को पॉइंट करेगा, राइट। अगर आपको स्टैटिक मेथड बनानी है, यू हैव 2 ऑप्शन, या तो आप डेकोरेटर को यूज करें या आप डेकोरेटर को यूज नहीं करें। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप डेकोरेटर को यूज करें, ज्यादा बेटर है रियल टाइम इंडस्ट्री पे, क्योंकि अगर आप डेकोरेटर यूज नहीं करोगे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। क्या, मैं आपको बताता हूं, देखो अगर बिना डेकोरेटर के आपको स्टैटिक मेथड बनानी है, आप बना सकते हो, हटा दो इसको। लेकिन बिना डेकोरेटर के अब ये जो मेथड आपके सामने आपको दिख रही है ना, देखो अगर देखो आराम से एक बार वापस से देखना, मैंने डेकोरेटर लगा रखा, क्या, स्टैटिक मेथड। देखो मैं 2 तरीके से कॉल कर रहा हूं, आपको पता है स्टैटिक मेथड को 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक तो क्लास के नाम पे कर सकते हैं, दूसरा इवन आप रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो मैं फ्लो बताता हूं आपको, जैसे आप क्लास के नाम पे करोगे ऐड मेथड, कौन सी मेथड है पाइथन के लिए, ये स्टैटिक मेथड, तो कोई भी पाइथन पास करवाएगा नहीं। तो पहला जो आपने दिया 10, दूसरा जो आपने दिया 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, ये खत्म, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है, आपने इस एस पे ऐड मेथड को कॉल करवाया, जैसे इस पे कॉल करवाया यहाँ पे आएगा कंट्रोल,
ये कौन सी मेथड है, स्टैटिक, तो पाइथन कुछ भी पास करवाएगा नहीं। तो पहला आपने दिया 10, दूसरा आपने दिया 20, तो अगेन 10 + 20 कितना हो गया 30। उसके बाद ये खत्म और आपका प्रोग्राम खत्म। तो 2 बार क्या आ रहा है 30। बट यही अब देखना थोड़ा सा सिनेरियो को डिफरेंटली हो जाएगा पूरा ये। अब अगर मैं यहां से ये स्टैटिक मेथड वाला सीन हटा देता, अब देखो इस पर डेकोरेटर नहीं लग रहा है। इस मेथड पे जब भी किसी मेथड पे डेकोरेटर नहीं लगता है, वो मेथड दो तरीके से ट्रीट हो सकती है। या तो वो क्या बन सकती है, इंस्टेंस हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, स्टैटिक हो सकती है। क्लास तो हो ही नहीं सकती, मैंने आपको बोला है, क्योंकि क्लास बनानी है तो कंपलसरी डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। कौन सा, @क्लास मेथड। जैसे ही आपने डेकोरेटर नहीं लगाया, देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो वो इस कैटेगरी में जा सकती है या इस कैटेगरी में जा सकती है। अब दोनों में से किस कैटेगरी में जाएगी, ये डिपेंड करेगा आप उस मेथड को कॉल कैसे करते हो। अगर आप उसको क्लास के नाम पे कॉल कर रहे हो, तो इंस्टेंस तो क्लास के नाम पे कॉल हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिक अब ये मेथड कैसे ट्रीट होने वाली है, स्टैटिक। और अगर आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करोगे, तो ये मेथड ऑटोमेटिक कैसे ट्रीट होने वाली है, इंस्टेंस, राइट। तो देखो जैसे इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे देखना, जैसे आपने क्लास के नाम पे कॉल किया, आपका पाइथन इस मेथड को कैसे ट्रीट करने वाला है, स्टैटिक। और स्टैटिक ट्रीट करेगा तो कुछ भी पास नहीं करवाएगा। तो पहले वाला आर्ग्यूमेंट 10, दूसरे वाला 20, 10 + 20 कितना आ गया 30। उसके बाद यहाँ पे ये खत्म, वापस यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही आपने रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल किया, पाइथन इस ऐड मेथड को कैसे बनाएगा, इंस्टेंस। और जैसे ही इंस्टेंस बनाया, पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन num1, जो कि किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। अब आप यहां से कितनी वैल्यू दे रहे हो, 2। आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, पहली वाली इसमें चली जाएगी, बट ये एक्स्ट्रा रह गया। आप यहां से कितनी वैल्यू दे रहे हो, 2, पाइथन 1 देगा, कितनी हो गई 3, लेकिन आप यहां पे कितने ले रहे हो, 2 ही ले रहे हो। तो इस पॉइंट पे क्या आने वाली है, एरर। तो पहले 30 आएगी और 30 आएगा, उसके बाद लाइन नंबर 8 पे क्या आने वाली है आपके लिए, एरर। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे देखो पूरा सीन बदल गया। जैसे आपने इसको बोला, इसका डेकोरेटर हटाया, क्योंकि डेकोरेटर हटाने पर अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इंस्टेंस बनेगा या ये स्टैटिक बनेगा। देखो पहले वाले में स्टैटिक था, 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में बना ये इंस्टेंस, तो ये बोल रहा आपसे कि भाई ये 2 ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है और आप कितने दे रहे हो, 3 दे रहे हो। क्योंकि वो तीसरा कौन पास करवाने लग गया, पाइथन, क्योंकि पाइथन ने इसको क्या ट्रीट किया, इंस्टेंस, राइट। तो इसीलिए डेकोरेटर ने लगाना कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे कॉल कर रहे हो। इसीलिए अगर आपको स्टैटिक मेथड बनाना है, बेटर है आप ऊपर क्या लगाए, डेकोरेटर लगाए इंडस्ट्री में, ताकि आप इसको कैसे भी कॉल करो वो कैसा ट्रीट होने वाला है, स्टैटिक ही ट्रीट होने वाला है। अगर आपने डेकोरेटर लगाया होता, तो भले ही आप क्लास के नाम पे कर रहे हो या रेफरेंस वेरिएबल पे कर रहे हो, दोनों ही केस में वो कैसी रहती, स्टैटिक मेथड। लेकिन अगर आप डेकोरेटर हटाओगे तो क्लास पे करोगे तो कैसी रहेगी, स्टैटिक, और अगर रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो कैसी रहेगी, इंस्टेंस। तो फिर आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा। फाइन, जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिखिए, कीप इट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे जैसे, हाँ, अगर इनके अकॉर्डिंग जैसे एक डाउट है, अगर मान लो मैं यहाँ पे सेल्फ लिखता, तो पता इससे क्या होता, चलो आप आराम से ये कर सकते हो और आप बता सकते हो मेरे को। जैसे यहाँ पे जब कॉल करवाओगे, पाइथन इसको कैसे ट्रीट करेगा, ऐड को, स्टैटिक। स्टैटिक ट्रीट करेगा तो पाइथन कुछ भी पास करवाएगा नहीं। तो ये मेथड कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 3, तो आपको कितने पास करवाने पड़ेंगे, यहाँ से 3। आप कितने पास करवा रहे हो, 2, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो अब लाइन नंबर 6 पे एरर आ जाएगी, कोई भी आउटपुट आपका आने वाला है। जस्ट ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 6 से आपको एरर दे देगा, जैसे अगर सेव नहीं किया आपने इसको। राइट, तो यहाँ पे आप देखो लाइन नंबर 6 पे ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि एक num2 में वैल्यू जा ही नहीं रही है। राइट, ये बोल रहा है num2 की वैल्यू मिसिंग है, क्योंकि आपने पहली वैल्यू दी वो किसमें चली गई, सेल्फ में। दूसरी वैल्यू दी किसमें चली गई, num1 में। num2 को क्या नहीं मिल रही है, कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो फिर ऑब्वियसली इसकी वजह से एरर आ रही है। राइट, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आपको नोट लगा के पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप पहले, टू डिफाइन, ऐसे लिखो, इट इज कंपल्सरी टू यूज @class method decorator. It is compulsory to use @class method decorator to define class method in Python. To define class method in Python. It is compulsory to use @class method decorator to define class method in Python. Next point, next second लिखो, we can define static method in Python
we can define static method in Python without using @static method decorator, without using @static method decorator. And in this case, if we are calling method by using class name, then Python will treat that method as a static method. And if we are calling that method by using reference variable, by using object reference variable, and if we are calling that method by using object reference variable, then Python will treat that method as instance method. We can define a static method in Python without using @static method decorator. And in this case, if we are calling that method by using class name, then Python will treat that method as static method. And if we are calling that method by using object reference variable, then Python will treat that method as instance method. You can take the example मेंशन कर सकते हो आप. तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 की वजह से तो 30 आउटपुट आ जाएगा और लाइन नंबर 8 की वजह से एरर आने वाला है. फाइन, ओके. चलो अब इस केस में आप मेरे को ये बताना, तो इस वाले केस में आउटपुट क्या था आप ऑब्वियसली अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले केस की वजह से 30 आएगा, क्योंकि पाइथन इस केस में इस मेथड को कैसे ट्रीट करेगा, स्टैटिक, राइट. और इस वाले केस में एरर आएगी क्योंकि पाइथन इस केस में मेथड को कैसे ट्रीट करने वाला है, इंस्टेंस, राइट. दैट्स व्हाई वो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पाइथन दे देगा, तो फिर आर्ग्यूमेंट कम पढ़ने वाला है और एरर आएगी आपकी. ओके, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यानी आप मेरे को बताना कि इस केस में क्या आउटपुट आएगा. चलो अगर मैं यहाँ पे जो है इस वाला जो लाइन नंबर 8 में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने
एक ही आर्ग्यूमेंट रखा, कौन सा 10, तो क्या आउटपुट आएगा इस केस में? थोड़ा सा मैंने चेंज किया खाली लाइन नंबर 8 पे, बाकी एच टी पूरा का पूरा जो भी प्रोग्राम पहले लिखा था मैंने। इस केस में आउटपुट क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। देखो सिंपल है, आप क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन को याद नहीं रखना एक्चुअली, अगेन आप फ्लो पे जाइए। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं तो क्लास के नाम पे कॉल हुआ है, डेकोरेटर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली कौन सी मेथड ट्रीट होने वाली है, स्टैटिक। स्टैटिक में पाइथन कुछ पास करेगा नहीं, तो फिर पहले वाले को मिल गया 10, दूसरे वाले को मिल गया 20, अंदर आके 10 + 20 कितना हो गया 30। देखो इसकी वजह से 30 आएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही यहाँ पे उसके बाद नीचे आते हैं अपन s.add10, एड मेथड को कॉल कर रहे हैं। देखो जैसे आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करोगे और ऊपर कुछ भी डेकोरेटर लगा हुआ है नहीं, तो पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा, इंस्टेंस मेथड। और जैसे इसको इंस्टेंस मेथड ट्रीट करेगा, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन। और ये जो num1 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आपके इसी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। दूसरे वाले में जो आपने वैल्यू पास करवाई कितनी, 10, राइट। अब देखना अंदर आके आप क्या बोल रहे हो, num1, तो num1 कोई इंटीजर नहीं है कि जिसके साथ आप ऐड करवा रहे हो। num1 क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। num1 इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। और num1 के साथ आप 10 ऐड करवा रहे हो, क्या ये एडिशन हो सकता है, नहीं। तो ऑब्वियसली किस लाइन पे एरर आने वाली है, लाइन नंबर 3 पे, जहां पे आप ये num1 के साथ 10 को ऐड करवाने की ट्राई कर रहे हो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो अगर अपन इसको चला के देखें, यू विल सी, तो यहाँ पे देखो पहले तो 30 आ रहा है, इस पर जो एरर आ रही है ना वो किस लाइन पे आ रही है, एग्जैक्ट एरर अगर यहाँ पे आप देखोगे लाइन 3 पे आ रही है, जहां पे आपको ऐड करना पड़ रहा है, क्या ऐड करना पड़ रहा है, num1 और num2। और क्यों आ रही है, क्योंकि ये बोल रहा है एक तो किसके बीच में लगाना है, स्टूडेंट, क्योंकि वो जो आ रहा है ना num1 वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये बोल रहा है एक तो मेरे को किसके बीच में लगाना पड़ रहा है, स्टूडेंट है एक तो, और दूसरा जो num2 है वो क्या है, इंट। और स्टूडेंट और इंट के बीच में क्या नहीं लग सकता, प्लस ऑपरेटर नहीं लग सकता, और इसीलिए जैसे आप यहाँ पे करोगे इसने यहाँ पे क्या दिया आपको, एरर, राइट। सो यहाँ पे ये ऑब्वियसली अगर आप बाकी कुछ करोगे तो कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये किया, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहूँ, जैसे खाली मैं num2 को यूज में लेना चाहूँ या num2 को प्रिंट करवा रहा हूँ मान लो मैं, तो देखो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो जैसे अगर इसको इस वे में लेके जाओगे तो इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगा, देखो ये कौन सी मेथड है, स्टैटिक, पाइथन कुछ पास करेगा नहीं, दोनों के दोनों आप कर रहे हो, num1 को क्या मिल गया 10, num2 को क्या मिल गया 20, तो क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, num2 कितना प्रिंट होगा 20, फाइन। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एस इसको पॉइंट कर रहा है। चलो यहाँ पे जैसे ही आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करोगे, ऐड मेथड कौन सी ट्रीट होने वाली है, इंस्टेंस, तो पहला जो num1 है वो उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अंदर आओ क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, और num2 में क्या चला जाएगा 10, अंदर आओ क्या प्रिंट करवा रहे हो आप num2, तो क्या प्रिंट होने वाला है 10। तो इस बार किसी जगह पे एरर नहीं है, पहली बार में क्या प्रिंट होगा 20, दूसरी बार में क्या प्रिंट होने वाला है 10। लेकिन दूसरी बार में 10 क्यों हुआ, द रीजन इज क्योंकि दूसरी बार में ये कैसी है, इंस्टेंस है, तो पहला पाइथन ने दे दिया और दूसरा आपने दिया। जो 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो यहाँ पे देखो पहली बार में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, दूसरी बार में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, राइट। अब इवन यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हो, लेट्स से मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, मेरे को लेट्स से टाइप पूछना है, किसी का भी टाइप पूछना है तो पाइथन में आप यहाँ पे पूछ सकते हो टाइप ऑफ दिस, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो मेरे को किसका टाइप पूछना है, num1 का, राइट। तो देखो जैसे आप यहाँ पे num1 का टाइप पूछोगे, पहली बार देखना, पहली बार जब ये मेथड कैसी मेथड है, स्टैटिक मेथड, राइट। तो जब स्टैटिक मेथड है तो पाइथन कुछ भी पास नहीं करवाएगा, num1 में क्या जा रहा है 10, और अगर 10 का टाइप पूछोगे तो कौन सा है, इंट, तो पहली बार में क्या आने वाला है इंट। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे देखो s.add10, जैसे रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करोगे, कौन सी मेथड है ये, इंस्टेंस मेथड, तो पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, जो कि क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है इसको, राइट। अब यहाँ पे आप टाइप ऑफ num1 पूछ रहे हो, किसको पॉइंट कर रहा है ये, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, तो num1 का टाइप क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाला है, स्टूडेंट। तो अगर आप इसको चला के देखोगे, पहली बार में इंट आएगा और दूसरी बार में क्या आने वाला है, स्टूडेंट, राइट। तो ऑब्वियसली यू कैन सी द थिंग्स, देखो पहली बार में क्या आ रहा है इंट और दूसरी बार में क्या आ रहा है, स्टूडेंट। देखो अभी आगे ये क्लास लिखा हुआ क्यों आ रहा है,
इस पे अभी मैं इतना फोकस कर नहीं रहा, आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे। वैसे अभी मैं खाली आपको हिंट दे देता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी अपन ने 2-3 दिन पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट किया था, मैंने बोला था पाइथन में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्लास की। तो इवन ये इंट भी ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास क्या है, इंट। इवन देखो ये आगे मेन क्यों लगा हुआ आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो क्लास है ना, स्टूडेंट क्लास, वो किसकी क्लास है, आपकी खुद की क्लास है, आपने खुद बना रखी है। तो ये इंडिकेशन देने के लिए कि स्टूडेंट क्लास क्या है, यूजर की खुद की क्लास है, इसके आगे हमेशा आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, ये इस तरीके कुछ, राइट। विल डिस्कस इसका रोल क्या ना, आगे जाके अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल जो अपना इंटेंशन है वो ये है कि इंस्टेंस मेथड किस तरीके से होता है, स्टैटिक मेथड किस तरीके से होता है, राइट। तो दैट इज द सीन। अगर आप तीनों को लास्ट में जाके अपन एक बार समराइज करते हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, चलो तीनों पे फटाफट से अपन समराइज करते हैं। पहली चीज, कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में आएगा आप इंस्टेंस बनाओगे, अगर एक भी इंस्टेंस काम नहीं आ रहा, सारे के सारे स्टैटिक, तो आप क्लास बनाओगे, अगर इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों में से कोई काम नहीं आ रहा तो आप क्या बनाओगे, स्टैटिक, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप देखें इंस्टेंस मेथड का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, सेल्फ, कौन पास करवाता है, पाइथन, किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। स्टैटिक मेथड, सॉरी क्लास मेथड का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, CLS, कौन पास करवाएगा, पाइथन, किसको पॉइंट करेगा, क्लास के नाम को। स्टैटिक मेथड का पहला आर्गुमेंट कुछ भी कंपलसरी नहीं है, राइट, और यहाँ पे पाइथन कुछ भी पास नहीं करवाता, राइट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट अगर अपन यहाँ पे देखें, इंस्टेंस मेथड बनाने के लिए किसी भी डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। अगर आप किसी भी मेथड को रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करवाओगे तो वो कैसी होने वाली है, बिना डेकोरेटर वाली मेथड को अगर आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करवाओगे कैसी होने वाली है, इंस्टेंस। क्लास मेथड के लिए कंपलसरी आपके लिए डेकोरेटर होना चाहिए, कौन सा, @क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए डेकोरेटर @स्टैटिक मेथड आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो डिपेंड करेगा आप कॉल कैसे कर रहे हो, अगर क्लास के नाम पे करोगे तो वो स्टैटिक रहेगा, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंस, राइट। अब देखो कुछ बहुत हायर लेवल की बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। कितने तरीके की मेथड होती है, 3। अच्छा, क्या इंस्टेंस मेथड 0 आर्गुमेंट ले सकता है, क्या इंस्टेंस मेथड 0 आर्गुमेंट ले सकता है, क्वेश्चन मेरा सिंपल, आंसर इज नो, क्योंकि इंस्टेंस मेथड में हमेशा एक आर्गुमेंट होगा जो कि कौन पास करवाएगा, पाइथन, तो कंपलसरी एक आर्गुमेंट तो इसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा कोई इंस्टेंस मेथड पाइथन में हो ही नहीं सकता जो 0 आर्गुमेंट ले, सिंपल। क्या क्लास मेथड 0 आर्गुमेंट ले सकता है, नहीं, क्योंकि क्लास मेथड में कंपलसरी पहला आर्गुमेंट पाइथन पास करवाएगा जो कि क्या है, CLS, तो क्लास मेथड 0 आर्गुमेंट ले ही नहीं सकता। क्या स्टैटिक मेथड 0 आर्गुमेंट ले सकता है, यस, क्योंकि यहाँ पे एज ए यूजर आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको जरूरत है तो पास करवाओ, नहीं है तो मत करवाओ, क्योंकि पाइथन तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ करवाने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, कोई नॉर्मल इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे ऐसा पूछ ले स्टैटिक मेथड क्या होता है, राइट। यही थोड़े अच्छे लेवल के इंटरव्यू में, Tier 1 कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टैटिक मेथड क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कौन से मेथड है पाइथन में जो 0 आर्गुमेंट ले सकती है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन कौन सा है, स्टैटिक। लेकिन पहले आपको वो पता होना चाहिए कि 0 आर्गुमेंट, तब जाके आप स्टैटिक पे आ पाओगे और तब जाके आप आंसर दे पाओगे, राइट। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थोड़ी अच्छी कंपनी होगी तो हमेशा वो इनडायरेक्ट पे मिल जाएगी, तो ये 0 आर्गुमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये मेथड है, मैं चाहूँ तो इसको एक भी आर्गुमेंट नहीं दूं, राइट, मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाता हूँ, सपोज करो कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, मान लो जैसे CST, राइट, ओके, और यहाँ से मैं इसको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे कॉल कर रहा हूँ। अब देखो आराम से देखना, यहाँ पे कोई डेकोरेटर लग नहीं रहा है, तो ये मेथड क्या हो सकता है, या तो इंस्टेंस या स्टैटिक, राइट। अब डिपेंड करेगा आप इसको कॉल कैसे कर रहे हो, तो लेट्स से आपने यहाँ पे कैसे कॉल किया है, क्लास के नाम पे, कैसा मेथड है, स्टैटिक, एक भी आर्गुमेंट पाइथन देगा नहीं, आपने भी कुछ दिया नहीं है, ठीक है, ये मेथड चल जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, CST, देयर इज नो डाउट। पर नीचे आओ, यहाँ पे क्या बना रहे हो आप, ऑब्जेक्ट, कौन पॉइंट कर रहा है, S पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आपने किस पे कॉल किया, रेफरेंस वेरिएबल पे। रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करने का मतलब ये कैसी है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस है तो एक आर्गुमेंट कंपलसरी कौन पास करवाएगा, पाइथन। यहाँ पे आपने लिख ही नहीं रखा एक आर्गुमेंट, तो क्या आने वाली है, एरर। तो क्योंकि इंस्टेंस मेथड ऐसी हो ही नहीं सकती जो एक भी आर्गुमेंट नहीं ले, राइट, कंपलसरी एक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपकी चॉइस है आप कितना देना चाहते हो, बट पहला आर्गुमेंट तो हमेशा कौन देगा, पाइथन, और वो कंपलसरी देने वाला है, जस्ट ऑब्जर्व। ये देखो पहले बार में क्या प्रिंट हुआ, CSD, क्योंकि स्टैटिक मेथड में आप 0 भी दे सकते हो। अगली बार में ये इमीडिएटली बोल रहा है आपको कि भाई ये तो 0 ले रहा है, लेकिन एक आर्गुमेंट आ रहा है इसके पास, और वो कहां से आ रहा है, वो पाइथन दे रहा है इसको, राइट। तो स्टैटिक मेथड आप 0 आर्गुमेंट वाली हो सकती है, बट इंस्टेंस और क्लास मेथड 0 आर्गुमेंट वाली कोई चांस नहीं है, राइट, दैट्स द केस।
सो नाउ यू कैन से कि इसके बाद अब नो मैटर आप किस लेवल के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू दे रहे हो, वेदर 4 साल 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस पे भी आप इंटरव्यू दोगे, वेदर आप टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, किसी भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट पाइथन के सर्टिफिकेशन लेवल पे जाओगे, इससे बाहर इंस्टेंस स्टैटिक और क्लास मेथड से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता जिसका आंसर आपके पास नहीं है, राइट। तो दैट इज द सीन, क्या होता है इंस्टेंस, क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है क्लास मेथड, किस तरीके से आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, राइट। चलो रोकते हैं अपन सेशन को यहाँ पे, नेक्स्ट सेशन जो कंटिन्यू होगा वो मंडे से होगा, फाइन। कल 2 दिन का आपके पास टाइम है, क्योंकि इस वीक में कल आपको कोई मॉक इंटरव्यू असेसमेंट है नहीं, अगले वीक से कंपलसरी हर एक सैटरडे को आपके असेसमेंट या मॉक इंटरव्यू चलने वाले हैं। सो 2 दिन का आपके पास टाइम है, जो भी कोई भी सेशन मिस हुआ हो, वापस से री करना हो, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। मंडे को अपन मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, राइट। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।